इमेजिन करो एक ऐसा जीनियस जो कि आजादी से पहले ही इंडिया के लिए नोबेल प्राइज ले आया। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने आजादी से पहले अपनी हाई पेइंग सरकारी जॉब को रिजाइन कर दिया था सिर्फ अपने फिजिक्स के पैशन को परस्यू करने के लिए, और हाफ सैलरी पर फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए और अपनी सारी कमाई एक रिसर्च में झोंक दी। और इतना ही नहीं, जो भी पैसा उन्होंने उसमें से कमाया था, उन्होंने वो पैसा सारा का सारा एक इंडिया में इंस्टीट्यूट बनाने के लिए डेडिकेट कर दिया, जहाँ पे स्टूडेंट टीचर सब बराबर। ये कहानी है द वन एंड ओनली सर सीवी रामन। और बॉस, ये कोई सिंपल लाइफ स्टोरी नहीं है। रमन की लाइफ में साइंस है, जुगाड़ है, पॉलिटिक्स है, कंट्रोवर्सीज है, और उसके साथ साथ है बहुत सारा ईगो। अगर सर सीवी रमन के इस ब्रिलियंट बट कॉम्प्लिकेटेड दिमाग को समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं हूँ श्रुति फ्रॉम पॉइंट शून्य। मैं हूँ शिवा मौर्य फ्रॉम रोजेंडर, और आज हम बताएंगे आपको स्टोरी द ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट की। रमन का साइंस के लिए प्यार भाई वो नेक्स्ट लेवल था। पिक्चर दिस, साल है 1960। रमन कोलकाता में एक हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं। रोज ऑफिस से आते समय उन्हें 210 बो बाजार पर एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखती है। ऊपर बोर्ड लगा था IACS, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन साइंस। फिर क्या था, रामन सीधा अपनी ट्रैम्प से उतरे उसी बिल्डिंग में बो बाजार में, और फिर उन्होंने सीधा जाके बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और वो जाकर वहाँ के चेयरमैन से मिले, अमृतलाल सरकार। और अमृतलाल सरकार ने उनसे मिलते ही कहा फिल्मी अंदाज में, तो आखिरकार आप आ ही गए। रामन हैरान थे कि ये मुझे कैसे जानते हैं। फिर सरकार ने खुद बताया कि मैं आपको आपके रिसर्च से और आपके पुराने काम से जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप कोलकाता में रह रहे हैं, तो आपको तो यहाँ आना ही था। फिर क्या था, आशु बाबू जो कि उस समय लैब असिस्टेंट थे IACS के, उन्होंने रामन को पूरी लैब का एक टूर दिया। अब कोई और होता रामन की जगह तो सोचता कि इतनी गंदी लैब में जहाँ हर जगह धूल भरी पड़ी है, मैं कैसे रिसर्च करूँगा, यहाँ इक्विपमेंट्स भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। पर रामन अलग थे। रामन को तो जैसे जन्नत मिल गई हो। उन्होंने कहा यही सब तो मुझे चाहिए था, मुझे जो अपनी रिसर्च के लिए चाहिए वो सब यहाँ मौजूद है, मैं कल से ही अपनी रिसर्च शुरू करूँगा। और बिना सोचे 500 रुपए देकर रमन जी वहाँ के परमानेंट मेंबर बन गए। IACS जहाँ पे पहले मक्खियाँ भी नहीं भिनभिनाती थी, अब रमन के आने की वजह से वहाँ पर इंडियन स्कॉलर्स की लाइन लग गई। उनका डेडिकेशन ऐसा था कि कई बार एक्सपेरिमेंट करते करते वो वहीं पर टेबल में ही सो जाते थे। उनका सुपर पावर, उनकी एक पॉकेट में हमेशा एक प्रिज्म और दूसरी पॉकेट में हमेशा एक स्पेक्ट्रोस्कोप होता था। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साइंस से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उनकी क्यूरियोसिटी समुंदर नीला क्यों है, वो इस क्वेश्चन के पीछे तब तक पड़ गए जब तक 1928 में दुनिया को द रामन इफेक्ट नहीं मिल गया। रामन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, ग्रेट विजनरी थे। उनका विजन था इंडिया को एक ऐसी जगह में बदलना जहां पर साइंस सबके लिए हो, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने असिस्टेंट आशु बाबू के साथ एक रिसर्च पेपर लिखा था। आशु बाबू के साथ रिसर्च पेपर लिखा और उसे पब्लिश करवाया। इक्वालिटी। रामन जहां भी रहे, चाहे कोलकाता हो या IISc बेंगलोर, वहां उन्हें जो जो प्रॉब्लम्स दिखाई दी, उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाला। कोलकाता में उनके घर से लैब काफी दूर थी। IISc बेंगलोर में हायरार्की की प्रॉब्लम थी। लैब असिस्टेंट स्टूडेंट्स की हो या स्टूडेंट टीचर की, या टीचर लैब असिस्टेंट की हो, ये सारी हायरार्कीज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। और एक मेजर प्रॉब्लम, यार खाना ही ठंडा मिलता था, अच्छा खाना ही नहीं मिलता था। और इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रामन ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में निकाला, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां खाने के लिए बेस्ट किचन्स लगाए गए। फ्रेश खाना सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को मिलता था, जहां फैकल्टीज और स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च करने के लिए मीलों नहीं चलना पड़ता था। उनके हॉस्टल के पास ही रिसर्च लैब थी, यानी कि रिसर्च लैब के पास हॉस्टल, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और फाइनली टीचर स्टूडेंट की हायरार्की, इन सारी ही चीजों को उन्होंने ठीक किया और जीरो हायरार्की से रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। पर उनके विजन की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ा धोखा अभी भी बाकी। इसे कहते हैं दी नोबेल मास्टर प्लान। इन द ईयर 1927 सर आर्थर कॉम्पटन को एक्सरेज पर काम करने की वजह से नोबेल प्राइज मिला। तो रमन ने ये डिसाइड कर लिया कि अगर उन्होंने विजिबल लाइट के साथ भी यही सेम चीज कर दी तो अगले साल प्राइज उनका। और 28 फरवरी 1928 में उन्होंने अपने स्टूडेंट KS कृष्णन के साथ
रमन इफेक्ट की खोज कर दी। फिर उन्होंने बोर और ऐसे कई सारे टॉप साइंटिस्ट्स, अराउंड 2000 टॉप साइंटिस्ट को ईमेल भेजा और अपनी इस डिस्कवरी के बारे में बताया, और रिजल्ट दी नोबेल प्राइज। स्वैग देखो, उनका ये नोबेल विनिंग पेपर पब्लिश हुआ था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में, जिसे उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया। वो इंडिया में नेचर जैसी जर्नल या फिर रॉयल सोसाइटी जैसी जर्नल लाना चाहते थे। साल था 1937 और हिटलर ज्यूइश साइंटिस्ट को जर्मनी से भगा रहा था। जर्मनी से निकले हुए ये साइंटिस्ट अपने लिए घर और रिसर्च लैब की तलाश कर रहे थे, और इसी में रामन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा क्यों ना वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड जैसे कि मैक्स बॉर्न और इवन श्रोडिंगर को इंडिया में बुलाया जाए और उन्हें एक जॉब दी जाए, एक घर दिया जाए और उन्हें इंडिया में रखा जाए। उनका सपना काफ़ी विजनरी था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट और कोलकाता में बैठे कुछ पावरफुल लोगों को उनका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने विरोध कर दिया। अगर हम रामन की ईगो की बात करें तो वो हमें एक और जगह पे दिखाई देता है। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने रामन को ऑफर किया था कि रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम बाकी के इंस्टीट्यूट्स की तरह बना देंगे और सरकार ही इसकी फंडिंग करेगी। बस इसमें छोटा सा कैच ये होगा कि रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपना जितना भी फंड जैसे भी यूज हुआ है उसका एक ब्यौरा सरकार को देना होगा। IISc के टाइम पे रामन इन सारी चीज़ों को देख चुके थे कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है और वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए ये ऑफर उन्होंने पूरी तरह से ठुकरा दिया। नेहरू जी को पूरी तरह से मना कर दिया। लेकिन जब नेहरू जी ने रिक्वेस्ट किया उन्हें नेशनल प्रोफेसर बनने के लिए, तब उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को माना। लेकिन नेशनल प्रोफेसर के साथ साथ उन्हें भारत रत्न भी दिया जाना था और भारत रत्न का पुरस्कार लेने के लिए वो नहीं पहुंचे। क्यों? प्रायोरिटीज। उनके एक स्टूडेंट की PhD थीसिस इनकम्प्लीट, जिसमें उस स्टूडेंट को रामन की हेल्प चाहिए थी और उन्होंने नेहरू जी को साफ बोल दिया, मेरे स्टूडेंट को मेरी ज़रूरत है और यही मेरा काम है। मेरी पर्सनल चीज़ें वेट कर सकती हैं पर मेरे स्टूडेंट्स के करियर नहीं। यही थे रामन और यही था उनका विजन। रामन शुरुआत से ही एक चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। आज़ादी के बाद से नेहरू जी ने काफ़ी सारी रिसर्च लैब्स बनाना शुरू किया था। इन रिसर्च लैब्स में उन्होंने काफ़ी सारी पावर सिर्फ कुछ लोगों को दे दी थी जो कि अपने हिसाब से उन लैब्स को चला सकते थे। रामन का मानना था इस तरीके से साइंस जो है वो मर जाएगी और यहाँ पर लोग अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें इस्तेमाल करने लगेंगे, इवन पैसा भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उन लैब्स में जो रियल साइंटिस्ट होंगे या रियल PhD स्टूडेंट्स होंगे वो कभी काम नहीं कर पाएंगे। उनका मानना था कि वो लोग जो कि हायर पावर में होंगे वो नीचे वाले लोगों का इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल मैं यहाँ से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो भी इस तरीके की लैब्स में आज काम करते हैं और जो भी PhD स्टूडेंट वहाँ से PhD कर रहे हैं, क्या रामन सही थे? क्या आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहां रमन का नाम वहां कंट्रोवर्सी। आखिर एक इंसान जिसका दिल साफ, जुबान कैंची जैसी तेज और उसकी बॉडी में 70% ईगो हो, उसकी लाइफ सिंपल कैसे हो सकती है? ये वो इंसान है जिसने प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक कॉपर का टुकड़ा रख के पूछा, ये सोना है क्या? जब PM ने मना किया तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोचो ईगो का लेवल क्या होगा। पर उनकी लाइफ का सबसे डार्केस्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ 1933 में, जब उन्हें IISc बैंगलोर का डायरेक्टर बनाया गया। डायरेक्टर बनते ही उन्होंने सबसे पहले तो फिजिक्स डिपार्टमेंट सेटअप किया और फिजिक्स डिपार्टमेंट में काम करवाना शुरू किया। जैसे ही पैसों की कमी आने लगी, रामन के टाइम पे IISc के रिसर्च का लेवल यहाँ से यहाँ हो गया था। रामन ने इसका सोल्यूशन निकाला कि जो भी इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स हम लोग मंगाते हैं उन्हें बंद किया जाए, इंडिया में ही इन इक्विपमेंट्स को बनाया जाए और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे जाएं जो एक साथ सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि लैब असिस्टेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ फैकल्टीज और स्टूडेंट्स को भी अपैरेटस ठीक करना आना चाहिए। अपैरेटस में अगर कोई भी माइनर सी कमी आती है तो स्टूडेंट्स और टीचर में इतना कैलिबर होना चाहिए कि वो उस चीज को ठीक कर सकें। और यहीं से शुरू हुआ षड्यंत्र। ब्रिटिश फैकल्टी नाराज और इंडियन स्टूडेंट्स, उनका ईगो हर्ट हो गया। एपरेटस ठीक करना तो लोअर क्लास का काम है, हम स्कॉलर्स हैं, हमें अच्छे लेवल का काम करना है। लोग उनके खिलाफ कंप्लेन करने लगे और रमन ने आखिर में गलती कर दी। उन्होंने इंडिया में मैक्स बॉर्न को लाने का प्रपोजल दिया। इंग्लिश प्रोफेसर्स ने विरोध किया, ये सेकंड क्लास साइंटिस्ट्स हैं, इन्हें अपने ही देश से निकाल दिया गया है, हम इन्हें क्यों रखेंगे? बस रमन का पेशेंस खत्म।
उन्हें लगा कि इंडियन स्टूडेंट से वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट से सीखने का मौका छीन लिया गया है और आखिरकार उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट से हटना पड़ा। वेल, रामन से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी सामने आती है उनके नोबेल प्राइज के लिए, और बहुत से लोग इस चीज पर बात करते हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि के.एस. कृष्णन, जिन्होंने रामन की हेल्प करी थी रामन इफेक्ट की खोज करने में, उन्हें उनका प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिलता। कहा जाता है कि 28 फरवरी 1928 को के.एस. कृष्णन ने रामन इफेक्ट की खोज करी थी, लेकिन नोबेल प्राइज सिर्फ रामन को मिला। नोबेल प्राइज पर के.एस. कृष्णन का भी हक था। वेल, जब कृष्णन से यही वाले सवाल किए गए तो कृष्णन ने बोला, मेरे गुरुजी ने इस पर कई साल लगाए थे और इस पर कई साल रिसर्च करी थी। जब उन्होंने मेडिटेरेनियन सी का कलर देखकर एक सवाल पूछा था, वहीं से रामन इफेक्ट की जर्नी शुरू हुई थी। मैं तो बस उसका एक छोटा सा पार्ट था। तो मुझे जो भी क्रेडिट मिला, मेरे गुरुजी ने जो भी दिया, वो मेरे लिए बेस्ट है। रमन का ईगो बहुत बड़ा था, पर साइंस के लिए उनका ईगो काम भी आता था। एक बार एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट नागेंद्र नाथ ने उनसे बात की। रमन उनसे इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया, इनफैक्ट नागेंद्र को भी नहीं बताया, और ये डिक्लेयर कर दिया कि कल से तुम फिजिक्स डिपार्टमेंट में आओगे। यही नाथ और रमन ने मिलकर रमन नाथ थ्योरी निकाली, जिस पर आज का पूरा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड है। तो ये थी सर सीवी रमन की लाइफ स्टोरी की झलकियाँ। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक दूर दृष्टि रखने वाला इंसान, और हाँ, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी, पर हमेशा अपने उसूलों पर अडिग रहने वाला इंसान। वो नोबेल लॉरिएट नहीं, एक फोर्स ऑफ नेचर थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और मेरा चैनल पॉइंट शून्य और रोजेंडर साइंस दोनों को सब्सक्राइब करके ही जाना। अगले हफ्ते तक बाय बाय।